बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया है कि हम अपनी आइनी हदूद बाखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। जबकि बुशरा बीबी साहिबा के बाद बानी पीटीआई ने भी तोशा खाना से मुतल्लिक नैब की नई इंक्वायरी में तलबी का नोटिस चैलेंज कर दिया है। इसके अलावा आज जो है जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से कराची में जलसा भी किया जाएगा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब की बतौर नायब वज़ीर आज़म जो है तकर्री है, उसका नोटिफिकेशन भी चैलेंज किया गया है। सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया और देखते हैं कि वहाँ से क्या फैसला आता है। उनकी फेवर में भी आ सकता है और उनके अगेंस्ट भी आ सकता है, तो कल इस पर बात करेंगे। लेकिन चैलेंज बहरहाल वो हो गया उनका। और वो जो है वो आने वाले दिन जो है ये बड़े अहम हैं मुल्की सियासत में। और उसमें एक तो ये है कि जो ये बात मैं इस पर ज़ोर दे के बात ये कह रहा हूँ कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फ़ैसले आने हैं अगले चंद दिनों में, उनमें कोई बड़ा अपसेट हो सकता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो फ़ैसले हैं, जो कि ये जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हवाले से चैलेंज हैं, उनमें कोई एक आध भी ऊपर नीचे हुआ तो वो फिर मामला एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा इन इंतखाबात के हवाले से। तो वो जो उनकी डेट्स लग रही हैं वो इसी अगले चंद दिनों में वो शुरू हो जाएगा इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले। और वहाँ पर क्या फ़ैसले आते हैं ये देखना है। अच्छा, बाकी जो ये गंदम का मामला अपनी जगह बिगड़ता जा रहा है और इसके ऊपर जो है वो अब क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है ये देखना है। गंदम के जो बड़ा एक बहरान तो नहीं है, लेकिन वो किसानों के लिए बहरान है। तो गंदम ज़्यादा आ गई है, इशू देखें ना, गंदम ज़्यादा आ गई है और वो अरबों डॉलर खर्च करके वो गंदम ज़्यादा मंगवा के और जो मकामी किसान हैं उनको ख्वार कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसका क्या, ये किस रुख पे जाता है? और बात फिर वही कि नवाज शरीफ साहब का हिकमत अमली क्या होगी। ये उनकी हुकूमत है, उनकी हुकूमत है। किसानों का मामला पहले हुआ था, उनके लोग यहाँ बैठे हुए थे, क्या वो नहीं देख रहे थे? मियाँ नवाज शरीफ साहब तो बाहर थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब को लंदन में क्या पता था कि भाई ये पीछे गंदम कितनी ख़रीदी जा रही है और क्या, लेकिन उनके लोग यहाँ मौजूद थे, इस केयर टेकर सेटअप में भी मौजूद थे। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब का क्या फ़ैसला होता है, इस बात का इंतज़ार हो रहा है। और फिर वही बात मैं दोहरा रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब का ऐलान तो आ गया सामने, लेकिन यह कि राना सनाउल्लाह साहब की हिकमत अमली क्या पीटीआई के अगेंस्ट होगी, क्या वो जो है वो आज़ाद कबीला जो है उसके ख़िलाफ़ होगी, क्या वो शहबाज शरीफ साहब जाएंगे गंदम के बहरान पे, जो केयर टेकर कैबिनेट है उसके पीछे जाएंगे, क्या करेंगे ये अभी। और फिर ये जो ट्रिब्यूनल्स बनने जा रहे हैं उसमें क्या मामलात होते हैं। तो ये हुकूमत के सामने बड़े चैलेंजेस हैं और ख़ास तौर पे मईशत, सिक्योरिटी और ये फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल सोशल अनरेस्ट। अभी देखिए मौलाना साहब का जलसा जो है, जलसे की इजाज़त नहीं दी थी हुकूमत ने, लेकिन मौलाना साहब का जलसा हो रहा है, बड़ा जलसा हो रहा है। ठीक है, अब ये होता है कि मौलाना साहब जब किसी इत्तेहाद का हिस्सा होते हैं ना, तो मौलाना साहब सबसे बड़ी उनकी अहमियत हो जाती है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की। और जब वो इत्तेहाद से बाहर होते हैं किसी, तो उनके ऊपर तंज होता है हमेशा कि ये तो मदारिस के बच्चों को ले, स्टूडेंट्स को ले आते हैं, कुछ नहीं। बाकी आप देखें पूरी पीडीएम की तहरीक में सबसे ज़्यादा लोग ही मौलाना फजलुर रहमान साहब के थे। इसी मौलाना फजलुर रहमान साहब आज अपनी, आगे जाके उनका इत्तेहाद किसी से होता है नहीं होता क्या होता है, लेकिन वो आज अपनी भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा कर रहे हैं अलग, कि भाई ये ना हो कि भाई आगे जाके हो सकता है उनके साथ इत्तेहाद हो जाए बाकी जमातों का, लेकिन आज वो JUIF का जो है वो ताकत का मुजाहरा हो रहा है और बड़ा जलसा हो रहा है कराची में। जो मेरी इतलात हैं बड़ा जलसा हो रहा है। मैंने कहा ना, जो पार्टी उनके साथ मिल जाती है वो फिर उन्हीं के ऊपर सब। कोई पार्टी जो है ना वो, ये जो जितने इत्तेहादी PDM के रहे हैं, ये एक बड़ा 10 भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के
जो कारकुनान थे उतने नहीं ला सकते थे किसी भी जल से। तो ये बस वो जब खिलाफ होते हैं तो फिर वो मजाक उड़ाते हैं, तमस्खुर उड़ाते हैं। लेकिन ये कि देखना कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब से बराह रास्त उनके साथी भी रहे हैं, रफ़ीक भी रहे हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में नवाज शरीफ साहब कोई गलत बात नहीं कर सकते और ना ही अपनी पार्टी को कह सकते हैं कि वो गलत बात करें। देखिए तहरीक इंसाफ के साथ एक मौलाना साहब का रहा है मामला, वो अल्फाज का इस्तेमाल होता रहा, गलत होता रहा, उस पर खान साहब से भी मैंने कई दफ़ा बात की, मौलाना साहब को भी। लेकिन बहरहाल वो असल मामला है कि मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब, और मौलाना साहब के साथ अगर PTI आ गई तो, और अगर GD आ गई तो पीर पगारा साहब का जलसा आपने देखा था, जो पीर साहब पगारा का जलसा पहला जलसा हुआ था उसमें PTI भी आई थी, उसमें जो है वो JUIF भी आई थी, जमात इस्लामी। तो ये इत्तेहाद अगर बड़ा बन गया, और फिर आज जो हाफिज़ नईम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा है कि जो है वो हम तो चाहते थे कि तहरीक ज़रा थोड़ा देर से शुरू हो, लेकिन लगता है किसानों की वजह से हमें इनके एहतजाज में ये तहरीक पहले ही शुरू करनी पड़ेगी, और ये जो है क्योंकि किसानों के लिए हम इंतज़ार नहीं कर सकते। तो हुकूमत को मेरा ख्याल है कि फ़ौरी तौर पे या ये अरेंजमेंट जो भी है इसको फ़ौरी तौर पे पहले तो किसानों का मामला निपटाएं कि इसकी एक पॉलिसी सामने लेकर आएँ कि क्या करना है। मैंने कल भी बात की थी कि किसान ये गन्ना उठा के कहीं लोगों को, मतलब किसानों का गन्ना तो उठा लें, अब वो जो यूक्रेन का या पता नहीं कहाँ से गन्ना मंगवाया है और उनको लोगों को उन्होंने पैसे बनाए तो उनको पकड़ के पैसे निकलवाएं इनसे। ये तो बहुत बहुत अजीब मामला है कि उनको डॉलर्स में, जब मुल्क डॉलर्स के लिए हम इधर से उधर घूम रहे थे तो उनको डॉलर्स में पे कर दिया गया और उसमें पैसे बनाए कार्टेल ने और माफिया ने। तो ये तो नाकाबिले माफ़ी जुर्म है इन हालात में, पाकिस्तान की जो मईशत जिन हालात से गुजर रही है। तो देखते हैं कि अगले 2-4 दिनों में, लेकिन मैंने कहा ना कि ट्रिब्यूनल की तरफ अब इंतज़ार, अब आप सिर्फ ट्रिब्यूनल की तरफ इंतज़ार, उसकी तरफ देखेंगे वहाँ से क्या फ़ैसले आते हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ से क्या फ़ैसले आते हैं। दूसरी जो बात है वो आज का दिन बड़ा बेचैनी है इस वक्त पूरी दुनिया में। वैसे तो एक चल ही रहा है मामला, लेकिन आज का दिन ख़ास तौर पे वो ये है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन वापस चले गए, और ये उनका 7वां दौरा था, और 7वें दौरे में वो आज तमाम रोज़ जो है वो, कल भी उन्होंने, कल का दिन भी गुजारा ओमान में, फिर इसराइल आ गए थे, आज भी वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते रहे, लेकिन फिर शाम को फिर वो इसराइल से रवाना हो गए। और ये उनका 7वां दौरा था। इस दौरे के दौरान ना तो किसी किस्म की जंगबंदी या जहरीत का ख़ात्मा हो सका, ना कोई मुआहदा हो सका, ना कोई मुज़ाकरात कामयाब हुए, ना कोई कुछ भी तय नहीं हुआ, और वो जो है वो यहाँ से चले गए। अब सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट। अच्छा, इसमें सुबह जो है वो हमास की तरफ से जो मुआहदा पेश किया गया था उसको मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया गया था। ये जो मुसवदा पेश हुआ था हमास के सामने, जो इजिप्ट और अमेरिका ने भी कहा था कि हम बहुत हद तक पीछे चले गए हैं और इससे ज़्यादा हम पीछे नहीं जा सकते, और बहुत कुछ हमने दे दी है हमास को, और मतलब फिर कई शराइत उन्होंने हमास की मान भी ली थी। आखिरी लम्हात पे उन्होंने हमास की शराइत को मान भी लिया था, लेकिन हमास ने कहा कि हम इसको नहीं मानते। उन्होंने इंतज़ार किया सेक्रेटरी ब्लिंकन के जाने का कि सेक्रेटरी ब्लिंकन यहाँ से जाएं, और सेक्रेटरी ब्लिंकन बहुत जो है ना वो, आप समझें कि ये उनकी पूरी कोशिश थी कि वो अपनी मौजूदगी में मुआहदे की कामयाबी का ऐलान कर दें। वो जैसे ही रवाना हो गए तो हमास ने कहा कि हम कायरा आ रहे हैं, और हमें कुछ इस मुआहदे में अच्छी बातें भी नज़र आ रही हैं। अच्छा, उस वक्त तक सेक्रेटरी ब्लिंकन जा चुके थे। अब अच्छी बातें, अच्छा, उन्होंने कतर के हुकाम से भी रब्ता किया। कतर के जो वज़ीर आज़म हैं और इस्माइल हानिया ने, उन्होंने, अच्छा इस्माइल हानिया टर्की में है, ठीक है, तो इस्माइल हानिया ने जो रब्ता किया कतर के वली अहद और वज़ीर आज़म से, जो कि बहुत फ़ाल किरदार अदा करते रहे इन तमाम मुज़ाकरात में,
और फिर उन्होंने मुस्तफ़ा कामिल से रब्ता किया जो कि इजिप्ट के इंटेलिजेंस चीफ हैं, और उन्होंने काम किया हमारे यहाँ आपके पास, और हमें इसमें कुछ मुस्बत बातें भी नज़र आई हैं। सही। अब जनाब वो कायरा पहुँच गए। अच्छा, यहाँ पर जो है वो नेतन्याहू आगे पीछे दाएं बाएं रफ़ा पे हमला करें नहीं करें। अच्छा, अमेरिका ने रोक दिया इनको कि भाई आपने रफ़ा पे हमला नहीं करना, रफ़ा की तरफ आपने नहीं जाना। अभी देखते हैं वो हमास वाले आज नहीं करेंगे कल करेंगे। हमास वाले कह के गए थे कि हम अभी एक आध दिन लेंगे, इसको गौर करेंगे, इसको ऊपर देख रहे हैं हम। लेकिन सेक्रेटरी ब्लिंकन के जाने के बाद उन्होंने, सेक्रेटरी ब्लिंकन को मेरा ख्याल है कि इतला थी इस बात की कि हमास वाले इसमें नरमी दिखाएंगे और इसको इस माहदे की तरफ वो बढ़ेंगे आगे। अब जनाब माहदा जो है वो और हमास भी नहीं चाहती होगी ये बात, और अरब मुल्क भी नहीं चाहते होंगे कि इसका सारा जो सहरा है, देखें ये जितनी सीज़ फायर हुई है, ये जो सीज़ फायर की जो पेश होती रही हैं करारदादें, इसमें तो रशिया, चाइना, अरब ममालिक, यूरोपीय ममालिक, तो भाई ब्लिंकन कैसे ताज ले जाएं सारा उठा के अपने सर पे कि मैंने सीज़ फायर करवाया है, ये मैंने जाहिरियत बंद करवाई है। तो उन्होंने ब्लिंकन को जाने दिया, सेक्रेटरी ब्लिंकन चले गए और माहदा उन्होंने पकड़ लिया हाथ में, और माहदा बड़ा ज़बरदस्त है। देखें वो माहदे के जो नुकात हैं ना वो हैं बड़े ज़बरदस्त। उसमें यह है कि जो पहला मरला है 40 दिन का, उसमें जो है वो इंसानी इमदाद शुरू हो जाएगी और 500 ट्रक, उनमें से 50 फ्यूल के ट्रक होंगे। 8 घंटे के लिए मुकम्मल जो है वो सर्वेलेंस बंद होगी, और जो है वो फिर 10 घंटे हो जाएगी सर्वेलेंस बंद हो जाएगी, और 33 यरगमाली रिहा होंगे, और उसमें जो है वो कम उम्र बच्चे और जो ख़वातीन हैं और बाकी सारे लोग, और 7वें रोज़ से जो है वो उनका नाम देंगे जो कैदी रिहा होने शुरू होंगे, और वो सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में। उसमें हमास इसराइल ने कहा है कि हमें वीटो करने का नाम दिया जाए कि अगर, लेकिन वो ये है कि जो उम्र कैद काट रहे हैं या जिनको उम्र कैद काट रहे हैं वो तो सारे रिहा होंगे, ठीक है ना। लेकिन इसराइल ने उसमें एक कंडीशन रखी है कि हम किसी नाम पे वीटो करना चाहें तो हम कर दें। इसके ऊपर भी फटा चल रहा था ना मरवान बरगोती के नाम पे, तो वो चले वो उनकी वो बात रह गई। लेकिन जो उसमें इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये अगर ये चल पड़ा मामला आगे, तो ये इसकी जो मुद्दत है ये 10 साल होगी, ये 10 साल तक जा सकती है। यानी शुरू ये होगा 40 दिन से और फिर ये 10 साल तक आगे जा सकता है। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी बात मनवा ली है हमास ने वो ये है कि इसराइली फ़ौजों का इनखला हो जाएगा। इसराइली फ़ौजों का इनखला होगा पार्शल, यानी वो भी एक कैदी छोड़ेंगे ना, वो भी एक यरगमाली रोज़ छोड़ेंगे, इधर से वो जो भी 50 या 60 या 100 छोड़ा करेंगे, एक ही इधर से छोड़ा करेंगे। अच्छा, जो छोड़ने का टाइम हुआ करेगा उस तो सर्वेलेंस बिल्कुल बंद हो जाएगी, क्योंकि हमास वाले कहते हैं हम जहाँ से निकालेंगे इसराइली यरगमालियों को, अगर इनके जहाज़ और ड्रोन घूमते रहे ऊपर और सर्वेलेंस होती रही तो ये बिल्कुल अरब ममालिक ने, यूरोप ने, सब ने इस बात की गारंटी ली है कि आपकी सर्वेलेंस नहीं होगी इस दौरान। वो जहाँ से भी यरगमाली निकलेंगे, अच्छा वो ये होता भी नहीं, वो बताए वो रखे इधर होते हैं, वो वहाँ से बरामद हो जाते हैं, नीचे सुरंगी है ना नीचे, तो वो कोई फ़र्क। लेकिन उन्होंने कहा कि बहरहाल यहाँ सर्वेलेंस बंद होगी, एक यरगमाली को निकाला जाएगा, वो यरगमाली चलता हुआ आएगा, और वो जो यरगमाली हैं वो जनाब रिहा होंगे, और साथ साथ जो है वो अच्छा ये रिहा होंगे किराम शलोम की जो क्रॉसिंग है ना, किराम शलोम की क्रॉसिंग, ये जो है ना किराम शलोम की क्रॉसिंग, अगर हम इसको देखें नक्शे पे, तो ये वो क्रॉसिंग है जो कि मतलब एक्चुअली ये गज़ा और 2 मुल्कों के दरमियान है। यानी ये गज़ा इसराइल, गज़ा मिस्र, यानी ये तिकोनी सी इसकी ये क्रॉसिंग जो है ये तिकोनी सी है। यानी तो यहाँ से वो रिहा होंगे और उसके बाद जो है वो ग्रेजुअली फ़ौजें वापस होने शुरू हो जाएंगी, वहाँ से लोग रिहा होना शुरू हो जाएंगे, इमदाद शुरू हो जाएगी, और हमास ने जो है वो मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ ही आगे चले जाएंगे। और असल बात यह कि फ़ौजों का इनखला हो जाएगा। इस बात के ऊपर इसराइल अड़ा हुआ था कि इसराइल के फ़ौजों का इनखला नहीं होगा। अब ये रिटर्न में माहिदा
आज रात को साइन होता है, कल होता है, सुबह होता है, लेकिन ये है कि स्ट्रेटेजिक डिफीट। और इस दौरान अमेरिका ने कोई गारंटी नहीं दी कि वो जो बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ का जो वारंट निकला हुआ है उस पर हमने क्या करना है। वो अमेरिका कह रहा है कि हमें भी नहीं बता क्या है, वो पूरी सरार है, आप ज़रा खुद देखें, हम भी चेक करते हैं। वो ये कह के चले गए ब्लिंकन कि भाई ये पीछे जो है ये नेतन्याहू फिर इधर उधर ना हो जाए, तो इसका वारंट तो निकाल के रखो ना कम से कम। तो ये जो है अब ये मिस्र वापस पहुंच गए हैं और जाने से पहले इस्माइल हानिया ने वली अहद कतर से बात की है कि जी आपका बहुत शुक्रिया। मिस्र से बात की है, उनसे कहा आपका बहुत शुक्रिया और बहुत आपने कोशिश की, हम आ रहे हैं अब काहिरा और हम काहिरा के इस मुआहदे के ऊपर हमें गोहेड दे दी है। तकरीबन हमारी हमास की क़यादत ने हमें गोहेड दे दी है कि काफ़ी बातें, एक आध कोई नुक्ता वुक्ता ऊपर नीचे करना हुआ तो वो हम करवा लेंगे इसराइल से, बाकी हमें मुसविदा मंजूर है। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ये जो तहरीक शुरू की गई है इसमें मौलाना फजल रहमान साहब के साथ दीगर अपोजिशन जमातें भी इसका हिस्सा होंगी? अभी देखते हैं, अभी आने वाले दिनों में, क्योंकि मैंने कहा ना कि उस तहरीक के कायदीन से ज़्यादा यह हम है कि नवाज शरीफ साहब का क्या नुक्ता नज़र होता है। ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है और ये नवाज शरीफ साहब के साथी हैं सारे। इसमें आप इमरान खान साहब भी साथी रहे हैं उनके 2008 के इलेक्शन तक, चलें उसके बाद इख्तलाफात हो गए और फिर उनके दौर में ही तो जलसा भी हुआ ना 2011 वाला, तो वही तो थे, उनको तो बहुत कुछ इल्म है। तो बात यह है कि अब ये जो है ये मौलाना फजल रहमान साहब और अख्तर मेंगल साहब और अचक ज़ई साहब और इन सारी शख्सियात से बात करना नवाज शरीफ साहब का एक मुख्तलिफ होगा। अभी तक तो देखें वो टीवी पे वही बात चल रही है ना कि मतलब पीटीआई की कोई शख्सियत आ गई तो नून की कोई शख्सियत आ गई, तो ये आने वाले दिनों में तो ये तब्दील हो जाएगा ना, ये बहस तब्दील होगी। मतलब राना सनाउल्लाह जो हैं वो हाफिज हमदुल्लाह से उनका कैसे मुकालमा होगा, ये देखना है ना, ये देखना है कि उनका मुकालमा कैसे होगा और अख्तर मेंगल साहब का मुकालमा कैसे होगा उनसे। तो ये एक असल इशू है। अभी तक तो बड़ा आसान था ना, लेकिन आगे और फिर फजल रहमान साहब का कहना कि आप हुकूमत उनको दे दें, तहरीक इंसाफ को दे दें, तो ये क्या बात हुई। तो नवाज शरीफ साहब का अब लाहमल अहम है, जो मैं बार बार बात कह रहा हूं ना कि वो क्या करते हैं, क्योंकि उनके अपने साथी मद्दे मुकाबिल हैं और मतलब है कि अब जाहिर है कि पंजाब में आएंगी, अभी पता नहीं उनकी तकरीर लाइव आती है कि नहीं आती मौलाना साहब की, लेकिन बहरहाल वो सोशल मीडिया वगैरह पे तो आ जाएगी। तो बहरहाल वो जो जुमले उनके होंगे नवाज शरीफ साहब उसको देखेंगे गौर से कि क्या करूं। और ये भी कहेंगे मैंने अलग से बताया नवाज शरीफ साहब को, मैंने अलग से बात की, मैंने अलग से, तो वो एक नया मसला, और पहले ऐसे हुआ, देखें ये हुआ, ये हुआ। तो मतलब नवाज शरीफ साहब को एक अब हिकमत अमली बना के सामने आना पड़ेगा। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो तुर्की ने अपने मुकम्मल तिजारती ताल्लुकात इसराइल से ख़त्म कर लिए हैं, ये मैंने कहा तलवार की तेज धार पे सब दुनिया खड़ी है कि ये मुआहिदा होता ही नहीं होता, अमेरिका भी निकल गया बीच में से। और ये मामला जो हैं ये मतलब अब इसमें सिर्फ जो है वो मिस्र है, कतर है, मिस्र में हो रहे हैं ना असल तो मिस्र और नेतन्याहू जो है इसराइल के बारे में एक तासुर ये वहाँ का मीडिया कायम कर रहा है कि इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा ब्लैक लिस्ट कर सकता है। एक तो वो है ना जो कवानीन निकले हुए हैं जी। एक होता है ना किसी मुल्क को जाहरियत और जमहूरियत नहीं है और कत्ले आम हुआ है और अजीब सा मुल्क है, तो उसको ब्लैक लिस्ट, एक होता है ना बिल्कुल उसकी वो जो क्रेडिबिलिटी ख़त्म करके। और ये मैं यहाँ पे 14वीं स्लाइड कोट कर रहा हूँ इसराइल नेशनल न्यूज़ की, ये बड़ी ये बहुत मुख्तलिफ चीज़ है उससे, वारंट से। विल इसराइल बी एडेड टू यूएन ब्लैक लिस्ट, यानी इनके साथ मुआहदे भी ना किए जाएं, ये कत्ले आम में मुलविस हैं, ये तो ये मैं भी पढ़ रहा था, तो ये इसमें अक़वाम मुत्तहिदा के एक्सपर्ट्स का व्यू भी है, इसमें जो है ये इसराइल के लोगों का भी है।
तो क्या ये जो है फेस ग्रोइंग प्रोस्पेक्ट द यूएन विल इंक्लूड इसराइल ऑन अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट हार्म चिल्ड्रन इन वॉर जोन। तो ये जो है ये ब्लैक लिस्ट में क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा से भी तो पंगा लिया हुआ ना इसराइल ने ठीक ठाक, तो ये जो है अब देखना ही है। अच्छा, फिर उसके बाद एक बड़े मुमताज़ उनकी शख्सियत का इंतकाल हुआ और मैं यहाँ पे उनसे एक आध महफिल में उनसे मुलाकात भी रही, शेख तैनून के साथ। तो मुत्तहिदा अरब अमारात का एक बड़े ज़बरदस्त ये शख्सियत थे, ये ओल्ड गार्ड, ये जो शेख जैद बिन नहयान, जो कि बाबा के नाम से, जिनको यूएई में उनको बाबा कहते हैं। तो ये बाबा के क्योंकि उन्होंने यूएई की बुनियाद रखी थी 1971 में। यूएई जब कायम हुआ है तो 7 रियासतें, जो पहले 8 रियासतें होनी थी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात बार बार कहता हूँ कि पहले कतर ने भी इसमें शामिल होना था, बाद में कतर के वो कबाइल वगैरह के मसले हुए तो 7 रियासतें बनी, तो उसमें फिर ये मुत्तहिदा अरब अमारात हो गया। तो ये जो हैं ये उनके रिश्तेदार भी थे, बहनोई भी थे, और ये उनके बड़े करीबी मुतमिद थे। यानी आप ये देखें कि ये इन्होंने ये ओल्ड गार्ड्स जो कहते हैं ना, कि अपनी आंखों के सामने बनते और उसको तामीर होते देखा। मुत्तहिदा अरब अमारात क्या था उस वक्त, आप देखें, अब देखें आप यूएई को क्या है। तो ये उनके साथी थे, उनके रिश्तेदार भी थे। और फिर ये हुआ कि उनको जो है वो अलैन का जो इलाका है वहाँ पे नुमाइंदा बना दिया गया। ये एडनॉक के भी सरबराह रहे, कई चेयरमैन बड़े ये बाद में ज़रा मतलब है कि बहुत इनकी इज्जत शाही ख़ानदान में। आज भी जब इनका वहाँ पे तदफीन हुई तो उसमें सारी जो शाही ख़ानदान था वो सारा मौजूद था। लेकिन मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि ये आप देखें कि इन्होंने फिर अलैन में ही, क्योंकि अलैन ऐसी जगह थी जब शेख जैद बिन नहयान यूएई बनने से पहले, यूएई के क़याम से पहले, वो भी अलैन में ही क़याम करते थे ज़्यादा। तो ये भी फिर अलैन के अंदर ही जो है इन्होंने भी ज़्यादा क़याम वहीं पे किया। ये यूएई के नुमाइंदे थे अलैन के अंदर, हालांकि बड़ी कैबिनेट मिनिस्टर्स भी रहे, बहुत, मैंने कहा ना, बड़े उनके यानी बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत थे। तो उनका आज इंतकाल हुआ, तो हम उनके लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान के बड़े दोस्त थे, बड़े ज़बरदस्त मुसलमान थे, बड़े ज़बरदस्त इंसान थे, मतलब इनके जो रफ़ाई काम थे वो भी बड़े ज़बरदस्त थे। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए पाकिस्तान की तरफ से और दुनिया भर की तरफ से, उनसे ताज़ियत भी हुई। अच्छा, अब ये इशू ये है कि ये सऊदी अरेबिया जो है वो, अच्छा वो तकरीबन तय हो गया कि भाई इसराइल के ताल्लुकात जो है वो बहाल होने, 2 रियासती हल होगा, अमरीकी बड़े खुश हैं, ये सारे मुस्लिम ममालिक मान लेंगे, सब कुछ होगा। मसला ये है कि वो उधर फ़लस्तीनियों ने भी हाँ ही नहीं की। तो ये जो है ये नहीं, लेकिन उसमें डिफेंस पैक्ट, देखिए सऊदी अरेबिया ने डिफेंस पैक्ट रोका हुआ है। ये जो डिफेंस पैक्ट है ना, ये इसमें भी एक फड्डा है। इसमें डिफेंस पैक्ट जो होगा ना आगे, एक तो वो 2 रियासती सोल्यूशन वो अलग है, सऊदी अरब के डिफेंस पैक्ट के साथ एक और नया फड्डा खड़ा है। उन्होंने उसमें कंडीशन ही डाल दी है कि इसमें चाइना नहीं होगा आपके यहाँ। तो सऊदी अरेबिया चाइना वाली बात तो मानने से रहा कि ठीक है, हम आपके साथ डिफेंस पैक्ट करने जा रहे हैं, हम आपको इतना असला देंगे, आपको ये सब कुछ करने के लिए, चाइना को आप यहां से बाहर। मेरा नहीं ख्याल कि सऊदिया इस वाली शिक पे किसी भी सूरत, कोई भी इस्लामी मुल्क इस वक्त ये कहेगा, ये बेशतर ममालिक देखें, मैं आपसे कह रहा हूं कि शी जिनपिंग फ्रांस जा रहे हैं, तो वो इस वक्त तो, और वहां पे आपको पता है ना हुआवे है पूरे सऊदी अरेबिया में और यूएई में, अब हर जगह है, तो वो बड़ा बैलेंस किया। आपको आईफोन में मिलता है, आपको हुआवे में मिलता है, आपको सारी टेक्नोलॉजी मिलती है हर तरह से। तो वो एक इस वक्त, और वो यूक्रेन जंग के बाद तो बिल्कुल ही उन्होंने आंख दिखाई कि भाईजान एक मिनट ठहर जाएं, ये ओपेक प्लस है, रशिया है, हमारी अपनी मईशत है, हम खुद खड़े। तो वो जो एक पक इन्होंने डाली हुई है ना बीच में, सारा गुडी गुडी करके, ये भी आपको डिफेंस पैक्ट है, ये भी है, ये भी है, ये सब, लेकिन थोड़ा तो चाइना इसमें नहीं होगा। तो वो मेरा चाइना, उनकी भी सऊदियों की भी नजर है इस पे कि भाई एक मिनट, ये चाइना वाला मामला जो है ना, इसको साइड पे रखो, और अगर डिफेंस पैक्ट करना है तो करो सारा। बिल्कुल दुनिया जो है वो अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात चाहती है, चाइना के साथ भी चाहती है, लेकिन ये नहीं होगा कि आप इसमें चाइना को निकाल दें। तो मैं ये जो एक छोटा सा आखिरी पैराग्राफ है ना उसका, कि इंश्योर करेंगे कि चाइना विल बी आउट ऑफ द रीजन, और डिफेंस पैक्ट नहीं होगा उनके साथ, कोई ये नहीं होगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस बात पे कोई मानेंगे, यूएई मानेगा या सऊदी अरेबिया मानेगा, लेकिन असल बात यह है कि जंग बंदी आज हो जाए। आज काश ये जो है ना,
हमास का डेलीगेशन पहुंचा हुआ है, बड़े मुस्बत इशारे हैं, हमास के लोग बड़े मुस्बत इशारे दे रहे हैं कि ये जो है ये काफ़ी हमें काबिल कबूल है, लेकिन वो चले गए वहाँ से, मतलब उनकी मौजूदगी भी नहीं हो सका, वो करना भी नहीं था। पीछे फटे पड़े हुए हैं, पीछे गिरफ्तारियां हो रही हैं उनके जनाब, वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हंगामे हैं, गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उन्होंने गिरफ्तार कर लिए स्टूडेंट्स को, जनाब उधर लड़ाइयाँ हो रही हैं, और जनाब वो एक नया फटा पड़ा हुआ है उधर अमेरिका भर के अंदर, और वो कभी तो कोई नहीं, वो कोई उसको 68 से तशबीह दे रहा है जब वियतनाम के खिलाफ स्टूडेंट्स खड़े हुए थे कोई, तो वो एक नया रौला रप्पा पड़ा है। तो अब इसमें जल्द से जल्द ही मेरा ख्याल है थ्रो बस वाली बात है कि वो जल्द से जल्द फैसला करें और ये नेतन्याहू से जान छुड़ाएं, जारियत को रोकें, और फिर 40,000 शोधा का क्या बनेगा, ये एक सवाल है। और याहिया सिनवर नहीं हत्या लगा, याहिया सिनवर जो हैं वो इतनी उसके बावजूद वो इसराइल के हत्या नहीं लगे। याहिया सिनवर किधर है, क्या है, मोहम्मद दैफ, ये वो अजीब मिस्ट्री, ये क्या जंग थी, ये क्या जाहिरियत थी, क्या टेक्नोलॉजी थी, क्या था, 40,000 लोग शहीद कर दिए, और आखिर में अब मुआहिदा होने जा रहा है, और अल्लाह करे हो जाए आज, ताकि ये जंग बंदी या जाहिरियत तो रुके, कम से कम उनको पता तो चले। बाकी मुज़ाकरात कितने कैदी छोड़ने के, लेकिन जंग बंदी होना और हमास की तरफ से पॉजिटिव सिग्नल्स आना कि भाई हम कायरा आ रहे हैं, ठीक है ना। पहले उन्होंने कहा था कि हम नहीं आ रहे, तो चले गए, वो नाराज, वो चले गए ब्लिंकन, चले गए तो फौरन ही आ गए, नहीं हम कायरा आ रहे हैं, तो कायरा पहुंच गए वो हमास वाले, और वहाँ पे मुज़ाकरात जारी हैं, और देखते हैं कि वो, क्योंकि काहिरा दरमियान में पड़ा है, कतर थोड़ा सा पीछे हटा कि नेतन्याहू के रवैये की वजह से, और उसमें जो है वो हमास की लीडरशिप ज़्यादा टाइम अपना टर्की में स्पेंड कर रही है इस वक्त। तो देखते हैं कि कल तक क्या खबरें हमारे सामने आती हैं, लेकिन ये है कि आज तो बस हम, दुनिया तलवार की धार पे खड़ी है और मुंतज़िर है कि ये क्या फ़ैसला होता है, क्या ब्लिंकन के जाने के बाद मुआहिदा होता है, नहीं होता, और दरमियान में अब कोई भी पावर नहीं है बज़ाहिर। ये जो भी मुआहिदा है अब ये अरब ममालिक और ये खुद ही करेंगे ना, इसमें रशिया खुल के हैं सारे, अमेरिका, रशिया, ये वो सारे, लेकिन मुआहिदा इन्हीं के दरमियान होना है, तय ये गालिबन हुआ है। कोई मुल्क ट्रॉफी लेके नहीं जाएगा कि मतलब चाइना ने सारा काम किया तो रशिया ने मुलाकातें करवाई तो प्रेशर फ्रांस ने डाला तो ये सारा कुछ किया, तो आखिर में ट्रॉफी लेके जो है वो सेक्रेटरी ब्लिंकन चले जाएंगे, भी देखो मैंने कितना बड़ा काम किया। तो ऐसा नहीं होगा, ये जो भी कुछ होगा उनकी गैर हाजिरी में गालिबन होने जा रहा है, और अच्छा ही हो, अल्लाह करे कि ये जाहिरियत बंद हो आज। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को, के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।